पर, शिल्प पर जितना पैसा खर्च किया गया वो किसी संस्कृति ने नहीं किया। बस जस्ट लुक एट द रूइंस इन आवर कंट्री। आप अवशेष देख लीजिए और कोने कोने में देख लीजिए। आपने तो एक किताब लिखी है बड़ी सुंदर, गढ़वाल और सुदूर पहाड़ के अंदर कितने सुंदर सुंदर मंदिर हैं। तो वो किसी राजा ने तो धन देके नहीं बनवा दिए, वो तो लोगों के अंदर प्रेम और जज्बा था। कला उनके अंदर व्याप्त थी, रग रग में समाई हुई थी। और यही कारण था कि भारत इतना संपदाशील था, इतना इकोनॉमिकली रिच था। वो कला के कारण था, वो केवल विज्ञान के कारण या मार्केट इकोनॉमी के कारण या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कारण नहीं था, क्योंकि कला सबको एम्प्लॉयमेंट देती है, छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक, अज्ञानी से लेकर सिर्फ हाथ से काम करने वाले से लेकर अत्यंत प्रबुद्ध आचार्य तक सबको आश्रय और संश्रय देती है। और वो दिया जाता था, इसलिए इकोनॉमी समृद्ध थी। तो आज जो एक्स्ट्रा करिकुलर स्टेटस है हमारे सारे, जिसको हम कल्चर कहते हैं, इसको किसी ना किसी प्रकार से करिकुलर बनाना होगा। और इतिहास में भी आप देखें तो जो समृद्ध संस्कृतियां रही हैं, एक दो के विषय में तो मैं जानता हूं, जैसे यूनानी संस्कृति, तो उसमें फौजियों को भी नृत्य की शिक्षा दी जाती, क्योंकि नृत्य करने से शरीर केवल कमानी ऑडिटोरियम में कुछ दिखाने के लायक नहीं होता, वो युद्ध के मैदान में भी लड़ने के लायक हो जाता। ऐसा लोग मानते नहीं थे, करते थे। जिम्नेजियम, ग्रीस में जिम्नेजियम जगह यही थी जहां ट्रेनिंग दी जाती थी, नौजवानों को नृत्य की ट्रेनिंग दी जाती थी, जिससे वो युद्ध में भी उसका प्रयोग कर सके। तो ये जो हमने एक विभाजन बना लिया है यूरोपियन दृष्टि के अंतर्गत, कि कुछ यूजफुल चीजें हैं जिनसे हमारा उपार्जन होगा, जिनसे हम धन लाभ होगा, वोकेशन जो होगी हमारी, शिक्षा को वोकेशनल बनाओ, ये भी एक बहुत से लोगों का विचार है। इस सब विभाजन को तोड़ना होगा और एक संपूर्ण दृष्टि जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं बनाएंगे, तो मैं फिर उसी बात पर लौटता हूं कि अगर शास्त्रों का आपको बच्चों को सबसे पहले परिचय देना है तो वो व्यवहार के द्वारा होगा। और फिर इस समय अगर बच्चों को आप नाटक कराएंगे और लीला कराएंगे, तो थोड़ी देर के लिए अपने सेक्युलरिज्म को आपको अलमारी में रखना पड़ेगा। आपको ये कहना पड़ेगा कि मुसलमान बच्चा भी भगवान कृष्ण की लीला कर सकता है, इसमें कोई सेक्युलरिज्म की हानि नहीं हो रही है। तो जिस प्रकार की धारणाएं हमारे जीवन में हमें विभाजित करने के लिए आ गई हैं, उनको भी अलग रखना पड़ेगा और राजनीतिक वर्ग को यह समझना पड़ेगा कि अब ये आवश्यक है। इसके बाद जब आप थोड़ा 11वीं और 12वीं की तरफ बढ़ते हैं, तब शायद ये ज्ञान दिया जा सकता है कि कौन कौन से शास्त्र हैं, क्या क्या हैं, किस विषय के हैं, कैसे उनका उपयोग होता था। और फिर जब आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बीए और एमए और पीएचडी में आते हैं, तब उनका अध्ययन होना चाहिए कोर्स के रूप में। और फिर उनका अध्ययन एज हिंदू स्टडीज, एज इंडोलॉजी नहीं होना चाहिए। फिर उनका जिस विषय से वो संबद्ध हैं उसमें होना चाहिए। तो अगर आप बीए कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, तो अर्थशास्त्र के 2 पेपर होने चाहिए। अर्थशास्त्र में बहुत काम की बातें हैं। मैक्सिमम टैक्सेशन, एवरेज टैक्सेशन 20% से ज्यादा नहीं जाता था, और बहुत से लोगों के लिए टैक्स था ही नहीं।
विशेषकर उन लोगों के लिए जो पूरी तरह से विद्याओं में लगे रहते थे, वो नॉन टैक्सेबल थे। आज की सरकारों को तो ये सुनकर गश आ जाएगा, 20% इज मैक्सिमम टैक्स। और मनु तो यहां तक कह देते हैं कि टैक्स ऐसे लेना चाहिए कि जैसे भंवरा फूलों में से पराग लेता है, प्रेम से गाना सुना के। अगर आप इन उपमाओं का गंभीर अर्थ देखें तो ये एक पूरा अलग डिस्कोर्स है, ये लूटपाट का डिस्कोर्स नहीं है। ये ऐसा डिस्कोर्स नहीं है कि आपने टैक्स दे भी दिया और आपको पता ही नहीं लगा कि आपने इनडायरेक्ट टैक्सेशन कितना है। आज मैक्सिमम इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। तो ये कुछ बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल चीजें हैं जिनमें शास्त्र एक हमें और खुले जीवन की तरफ ले जा सकता है। और फिर कॉलेज के स्तर पर, कॉलेज के लेवल पर हर शास्त्र का उस विषय से संबंधित, उस व्यवहार से संबंधित जो भी विषय है उसमें अध्ययन होना चाहिए। इसलिए अगर आप साहित्य पढ़ रहे हैं तो आपको नाट्यशास्त्र पढ़ना चाहिए। अगर आप MBBS कर रहे हैं तो आपको 6 महीने आयुर्वेद पढ़ना चाहिए। मैंने सुना है जापान अगर MBBS में भी डिग्री, जापान में अगर MBBS में भी डिग्री दी जाती है तो दूसरे मेडिसिन सीरियसली पढ़ाए जाते हैं, जिनको आज हम ऑल्टरनेट मेडिसिन कह देते हैं, क्योंकि उनका उपयोग किया जाता है और कैसे उनका उपयोग सही ढंग से किया जाए ये पढ़ाया जाता है। और भारतवर्ष इस तरह से बहुत पीछे है। तो वास्तव में एक आखिरी बात कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा, आपको धन्यवाद दूंगा। और आखिरी बात यह है कि अगर मेक इन इंडिया का नारा साकार हो सकता है तो वो किन के द्वारा, जो बनाने वाले हैं वो तो मेड इन स्कूल्स होंगे ना। तो पहले मेड इन स्कूल जो हमारा श्रमिक है, जो हमारा इंजीनियर है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, जो हमारा विद्वान है, जो हमारा फ्यूचर एम्बेसडर है, ये सब मेड इन स्कूल हैं। तो जब मेड इन स्कूल होगा तो मेक इन इंडिया होगा। और अगर अनमेड इन स्कूल है तो माफ कीजिए, फिर तो भगवान ही मालिक है। ये आवश्यक है कि हमने 6-7 हजार साल के जिन ग्रंथों को पढ़ा है, पढ़ाया है, रखा है, आज उनका आज के व्यवहार में प्रयोग हो, और वही अगला कदम हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई राह नहीं है। धन्यवाद। Thank you, sir, for a very enriching and enlightening talk. Now, I would request Shri T.N. Chaturvedi, former Governor Karnataka, to address the gathering. टॉक है, बहुत सारे बिंदु छू रहा था और कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, लेकिन कई विवादास्पद बातें भी कही गई हैं। ऐसा नहीं है कि सारी बातों को यथावत स्वीकार किया जा सकेगा। विशेष रूप से जो अरविंद और दयानंद इत्यादि पर कहा गया, तो एक तो ये मुझे कहना था, उसको शायद आपका व्यक्तिगत है, और मुझे लगता है जो ऐसा होता है खाली इन्हीं दो के साथ नहीं हो रहा, और भी जितने हमारे यहाँ चिंतक होते हैं, अगर वो अपने जीवन काल में एक संस्था खुद ही बना देते हैं
जैसे रामकृष्ण मिशन भी है। तो मुझे लगता है कि वो जो फॉलोअर्स होते हैं वो उन्हीं को पूजने लगते हैं। अगर वो संस्था उनके जीवन काल में बन जाती है, भारत में जगह जगह अभी ये थोड़ा टीवी पे भी चलता था विवाद पीछे, एक तो ये इसका उत्तर है, और वो उसका ही उन्हीं का चित्र बना के, उन्होंने चित्र पूजा मूर्ति पूजा मना की होती, उन्हीं का चित्र बना के पूजना शुरू। तो ये एक आपने उठाया था जिस पर मेरी ये बोला था। कुछ दूसरी बातें सामने आएंगी, लेकिन उनसे बिल्कुल भिन्न बातें यहाँ पर आपने रखी। शास्त्र जब भी हम कहते हैं तो हमारा सीधा सा मतलब होता है प्राचीन भारतीय शास्त्र, और प्राचीन भारतीय शास्त्र का अर्थ होता है सारी संस्कृत या प्राकृत या पाली में लिखे गए शास्त्र, जो जब तक हिंदी नहीं बनी थी तब तक लिखा गया सारा प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान उसमें समाहित होता है। इसीलिए जितने भी डिसिप्लिन है नॉलेज के, सभी के शास्त्र होते हैं। आप बता भी रहे थे, नाट्य शास्त्र, काम शास्त्र, धनुर्वेद, पाक शास्त्र भी है हमारे यहाँ, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र। सो एवरी डिसिप्लिन हैज ए शास्त्र, मे बी मोर देन वन शास्त्र। स्मृतियाँ में बदलता जा रहा है क्योंकि वो समय की मांग है। मनु ने बनाई, फिर याज्ञवल्क्य ने बनाई, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द सोसाइटी, रूल्स आर चेंजिंग ऑल द टाइम। सो ये सब बातें आपने बड़ी सारी जोड़ी हैं, और मुझे यही लगा कि शायद आप कुछ बताएंगे, आधुनिक शिक्षा से जोड़ेंगे। जो ये इतने गहरे शास्त्र है, गंभीर शास्त्र हैं, इनका अध्ययन सबके बस का नहीं है। इनका अध्ययन सब लोग नहीं कर सकते, सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ कर सकते हैं, और जो संस्कृत डिपार्टमेंट्स हैं वो कर सकते हैं। और मैं क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग से जुड़ी हूँ, वेद मेरा विशेष विषय है, और मुझे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि संस्कृत में एमए में बीए में सारे शास्त्रों को पढ़ाया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके सब शास्त्रों को पढ़ाया जाता है। इसी तरह देश भर में जितने भी यूनिवर्सिटी संस्कृत के विश्वविद्यालय हैं, सब में शास्त्रों का अध्ययन होता है, शास्त्रीय और व्यवहारिक दोनों पक्षों के लिए। धन्यवाद। देखिए, शायद वो दयानंद जी वाली बात को छोड़ दें, वो एक अलग विषय है। हुआ क्या है, आपने सही कहा कि संस्कृत विभाग में पढ़ाया जाता है क्योंकि वो संस्कृत में है, लेकिन और किसी विभाग में नहीं पढ़ाया जाता। अब अर्थशास्त्र तो संस्कृत विभाग के लिए या साहित्य के लिए नहीं लिखा गया, माफ कीजिए। आज जरूरत वही है कि संस्कृत पढ़ने, जानने, व्याख्या करने की सक्षमता रखने वाले आप जैसे लोगों से इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट जुड़े। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स या जहां जहां स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, वो शास्त्र का अध्ययन करें। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं। ये एक अर्थशास्त्र का उदाहरण है, ऐसे ही आयुर्वेद का है, ऐसे इन सब का है। और उसकी प्रक्रिया कैसे बनेगी, वो उसका निर्देश एक व्यक्ति नहीं कर सकता। मेरा केवल संकेत है कि कौन सी राह हमें पकड़नी है, और फिर उसके ऊपर आगे जाकर चीजें बनेंगी। मुसीबत तो यही हो गई है कि ये सारे शास्त्र, इंडोलॉजी या संस्कृत या प्राचीन विद्या, प्राच्य विद्या इत्यादि में जाकर बंद कर दिए गए हैं। तो ये आप भी जानती हैं कि ये इनके लिए तो बने नहीं थे। लिखने की कुछ कोशिश करती हूँ, और मैं इंग्लिश में लिखती हूँ। मैं एक्चुअली थोड़े दिन पहले जब FY UP की बात हो रही थी, तब मैंने उनके फाउंडेशन कोर्स की जो टेक्स्ट बुक थी वो मैं ख़रीद लाई थी, और मुझे ये अच्छा लगा कि उन्होंने रियली कोशिश करी है कि हमारी संस्कृति के बारे में कुछ यंग लोगों को सिखाया जाए। लेकिन अब तो वो पता नहीं FY UP ख़त्म हो गया दिखता है। एंड आई वुड रियली लाइक टू नो, बिकॉज मैं यूनिवर्सिटी से लिंक्ड नहीं हूँ। हम लोगों की यूनिवर्सिटीज़ में रियली एक्चुअली कोई भी नहीं संस्कृति के बारे में पढ़ाया जाता कुछ भी। आई वांट टू नो। ये सच है, उससे बड़ी बात है। देखिए, अध्ययन तो किसी भी ग्रंथ का उस विद्या को व्यवहार में जानने वाले के द्वारा किया जा सकता है, केवल संस्कृत भाषा जानने से नहीं हो जाता। केवल एक भाषा जानने से क्यों? क्योंकि भाषा तो जो डिक्शनरी में है वो बता देगी,
व्यवहार में तो उसके कई अर्थ हो जाते हैं। जो लक्षण ग्रंथ बना है वो तो किसी लक्ष्य के लिए बना है, और लक्ष्य व्यवहार है। तो जब तक इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट अर्थशास्त्र नहीं पढ़ेगा तब तक उसका उपयोग नहीं होगा। और ठीक है, जब तक आप नहीं पढ़ाएंगे वो पढ़ नहीं पाएंगे। यही चाबी है, यही कुंजी है। हम लोगों ने एक सेंस में बात करी नॉलेज सिस्टम्स और डिसिप्लिन्स के कॉन्टेक्स्ट में। अगर चल नहीं रहा है, मुझे ऑन करना नहीं आ रहा है, तो अगर हम लोग उसको थोड़ा और आगे ले जाएं, हम लोग पावर स्ट्रक्चर्स में जाएं, हम लोग पॉलिटीज में जाएं, इसी आर्गुमेंट को अगर हम लोग थोड़ा सा बढ़ाएं, हमारे पावर स्ट्रक्चर्स भी वही है जो हम लोगों ने वेस्टर्न लिबरलिज्म से या वेस्टर्न एक बड़े अजीब से हाइब्रिड से लिबरलिज्म और सोशलिज्म के हम लोगों ने उधार लिए हैं, वो हमारे पॉलिटीज हैं। मुझे समझ नहीं आता, मैं इससे बहुत संघर्ष करती हूँ इस बात से कि ये जो स्किज़ोफ्रेनिया और फील्ड्स में, अगर स्कूल में भी हम लोग देखें, अगर हम लोग एजुकेशन में भी देखें, जब तक ये हमारा होने का तरीका नहीं बदलेगा, हमारा वे ऑफ बीइंग नहीं बदलेगा, जो एक अजीब से स्टेट में पहुंच गया है, तब तक मुझे लगता है कि उतने इफेक्टिवली हम लोग, अगर हमारा जो स्कूल और कॉलेज सिस्टम है, यूनिवर्सिटी क्या है, यूनिवर्सिटी वो है जो यूरोप में यूनिवर्सिटी होती थी। हम लोग का यहाँ बैठने का जो स्ट्रक्चर है, हम लोग जिस तरीके से बैठे हैं, ये वो है जो यूरोप में था। जब तक हम लोग उसमें भी नहीं जाएंगे, बिल्कुल, यानी आप कैसे पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो मैंने उनसे कहा कि हिंदुस्तान में ही नहीं, सारी दुनिया में ये व्यवहार था कि सीनियर स्टूडेंट जूनियर स्टूडेंट को पढ़ाता था। भारत में भी था, भारत के बाहर भी था। अब कहीं दुनिया में नजर ही नहीं आता। तो साहब वो बड़ी नाराज हुई, बोले वो पेरेंट्स ही नहीं इजाजत देंगे कि एक 10वीं क्लास का बच्चा दूसरी क्लास को पढ़ा रहा है। वो तो कहेंगे नहीं नहीं, वो क्वालिफाइड टीचर हो, फलाने फलाने इम्तिहान पास। तो आप बिल्कुल सही कह रही हो कि ये सारे जो तंत्र हैं या स्ट्रक्चर्स हैं, इनको बदलना। सैनी जी के बाद आवाज आ रही है सर? मगर इतना प्रेरणा मिली कि मैं 2 शब्द कहूँ, और आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने मुझे समय दिया। वहाँ आ जाते हैं। जी ने बताया, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका व्याख्यान। मगर एक शब्द जब सेकुलर की बात कही, तो ना चाहते हुए भी मैं कुछ समय लूँ आपका, मेरे मन में आया कि सर्वधर्म समभाव तो हमारी शिक्षा और दीक्षा है। मैं 1956 में अमेरिका गई, वहाँ पर सर्वधर्म समभाव हमने सीखा। आर्यपुत्री पाठशाला में मेरी शिक्षा हुई है, और अपना धर्म जो है वो मान्य है ही है। तो वहाँ जिनके पास ठहरे वो क्रिश्चियन थे, और वो अपने चर्च में संडे को जाते थे। तो वो कहने लगे, जब तक तुम हमारे साथ रहोगी हम चर्च नहीं जाएंगे, क्योंकि हम तो क्रिश्चियन हो और तुम हिंदू हो, तो अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। वो बहुत हैरान हुए। मैं चर्च चली गई। पहले दिन गई तो वहाँ के पादरी महाशय ने हिंदू धर्म को बहुत क्रिटिसाइज किया, हमारी संकीर्णता को, फिर इनकी गुरु बीमारी, कास्ट सिस्टम, ये बातें बहुत सारी कहें। वो लोगों ने कहा कि देखो हमें बहुत बुरा लगता है, मगर हम जब तक तुम नहीं जाएंगे, और हम बहुत से लोग भी आए, उन्होंने मेरे से माफ़ी मांगी कि हमने पादरी को कुछ नहीं कह सकते। मैंने कहा नहीं, मैं तो ज़रूर जाऊंगी। हुआ ये कि मैं अगले संडे भी गए, उसके संडे भी गई। उसके बाद वो बड़े हैरान हुए और उनका क्रिटिसिज्म कम हो गया। तो कहने लगे कि यहाँ के नौजवान लोग जो हैं उनकी संडे क्लासेस लगती हैं, तो वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं उनसे मिली। तो उन लोग कहने लगे, नौजवान थे, कोई 25 ही थे। उन्होंने कहा हम बड़े हैरान हैं कि आप हिंदू लड़की होती हुई और इतनी बातें हमारे पादरी ने कह दी, और आपको आप बिल्कुल वैसे ही ले रही हैं और फिर आप आ रहे हैं, तो ये क्या बात है, आप बताइए क्या। तो
तो मैंने उनको कहा कि हमारे सबसे संक्षिप्त में ये है कि हम सब धर्मों का आदर करते हैं, मगर अपने धर्म जो मान्य है वो अपना है। तो इसलिए आपका अगर वो धर्म है तो ये तो नहीं कि हम उसकी इज्जत नहीं करेंगे, मानता नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, क्योंकि सभी धर्म कोई ना कोई अच्छी चीज तो सिखाते हैं। उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और कुछ लोगों के आंखों में तो आंसू आ गए। फिर वो मुझे $30 देने लगे। कहने लगे यहाँ जो हमारे आए उनको तो जरूर देते हैं, हमारा तो ये सिस्टम है। मैंने कहा आप धर्म की बात कर रहे हो तो हमारे धर्म में ये है कि आप दीजिए, यहाँ से मैं लेके नहीं जाऊंगी। हालांकि मुझे पैसे की जरूरत है, मैं तो विजिटर हूँ, मगर मैं इस वक्त धर्म के स्थान पर मैं ये नहीं करूंगी। बहरहाल बहुत बातें हुई, बाद में लोग मिले और करिए। कहना मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जो शिक्षा दीक्षा है, इतने धर्म के लोग हमारे यहाँ रहते हैं, उसमें यह है कि आप अपने में जो धर्म है, जो विश्वास है, आस्था है, उसमें सुदृढ़ रहिए, मगर दूसरों का आप आदर करिए। हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करें, तभी तो हम इकट्ठे शांति से रह सकते हैं। यही सर्वधर्म संभाव है, यही सेकुलरिज्म है, और हमारे देश में इसकी जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न आस्था के लोग रहते हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही जैसे आपने कहा कि हमारे शास्त्र का ज्ञान ना हो, वो होना चाहिए। और भी धर्मों का ज्ञान वो लोग देते हैं, वो उनका होना चाहिए। उसकी वजह से कटुरता नहीं आनी चाहिए, हमारे भ्रातृ प्रेम जो है वो बना रहना चाहिए। मैं सिर्फ ये 2 शब्द कहना चाहती थी। धन्यवाद। वक्ता डॉक्टर गुप्त, सुश्री सैनी, श्री अशोक प्रधान, श्री अवस्थी और मेरे सामने बैठे हुए सब विद्वतजन, सुधी देवी और सज्जनों, मैं समझता हूँ कि हमने आज एक बहुत ही प्रेरक और वो एक भाषण सुना ऐसे विद्वान का, जिन्होंने कि हमारे सामने न केवल बहुत सी जो मानसिक उलझनें हैं उनको सुलझाने की कोशिश की, वरन आगे क्या रास्ता होना चाहिए, क्या राह होनी चाहिए, ये उनके लिए संभव नहीं था कि वो राह बनाने के लिए किस तरह के हथियार आपके सामने लाए जाएं, क्या पूरी व्यवस्था किस प्रकार की हो, मेन और मटेरियल कैसे इकट्ठे किए जाएं, एक रास्ता बताया है उन्होंने। अब हमें उसके संबंध में विचार करना है। उन्होंने एक बहुत लंबे क्षितिज को अपने इस भाषण में, मैं समझता हूँ, संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने की चेष्टा की है, और इसी वजह से बहुत सी बातों को जितना स्पष्टीकरण होना चाहिए था, और उन्होंने हर बार इस बात का